जैसा कि हमने पहले देखा कि आत्माएं अपने पीछे रह गए लोगों को सांत्वना देने के लिए रुक जाती हैं। आत्माएं जब सांत्वना देने के लिए वापस आती हैं तो वे मानव शरीर के उन अंगों को खोजती हैं जो ऊर्जा के प्रति तीव्र रूप से सुग्राही होते हैं। जब ऊर्जा द्वारा टेलीपैथी से मन में वो थॉट्स पहुंचाए जाते हैं और कभी कभी तो ज्ञानेंद्रियों का उपयोग किया जाता है और कभी कभी स्पर्श करके भी यह महसूस कराया जाता है। शारीरिक स्पर्श का उद्देश्य शोक में डूबे व्यक्ति में यह एहसास जगाना होता है कि यह पिछड़ापन वास्तविकता में केवल एक परिवर्तन है और यह अंतिम सत्य नहीं है। आशाजनक बात यह होती है कि यह शोक निम्न व्यक्ति को सामान्य बनाकर जीवन को रचनात्मक रूप में जीने को प्रेरित करता है। ऐसे ही एक केस में डॉक्टर अपने माध्यम से पूछते हैं कि तुम अपनी ऊर्जा से अपनी पति की सहायता कैसे करोगी, क्या तुम उसे उस तरीके से समझा सकोगी। यह माध्यम कहती है कि मैं मस्तक के आधार पर उसके गर्दन के ठीक ऊपर अपनी ऊर्जा दूंगी। हे भगवान, वो कितना कष्ट पा रहा है और मैं तब तक चुप नहीं बैठूंगी जब तक वो अच्छा महसूस करने ना लगे। लेकिन तुम शरीर के उसी हिस्से पर ऊर्जा क्यों देना चाहती हो? तब वह कहती है क्योंकि वो उसका सबसे सेंसिटिव पार्ट है। जो हमारे शरीर का सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है वहाँ हम ऊर्जा को जल्दी महसूस कर सकते हैं। डॉक्टर पूछते हैं तो क्या उसे पता चलेगा कि ये तुम हो? माध्यम कहती है क्यों नहीं, वो महसूस कर लेता है कि वो मैं ही हूँ। लेकिन तुम तो अब आत्मालोक में लौट चुकी हो, तो क्या उसे तुम्हारी कमी कभी खलेगी नहीं? माध्यम कहती है यह समझ लो कि जब भी वो दुखी होगा, जब भी वो अकेला महसूस करेगा और मुझे याद करेगा, मैं तब उसके पास रहूंगी, मैं वापस आ जा सकती हूँ। तब डॉक्टर पूछते हैं कि मान लो तुम्हारी पति की जिंदगी में कोई और औरत आ जाती है, तब क्या होगा? माध्यम कहती है अगर वह फिर से सुखी हो जाता है तो इससे अच्छी बात मेरे लिए क्या होगी। मैं उसे देखकर खुश हो जाऊंगी। ये इस बात का प्रमाण होगा कि हम एक दूसरे के कितने शुभचिंतक थे। हम लोगों का दाम्पत्य जीवन, उसका एक भी दृश्य कभी मिटेगा नहीं। उसे आत्मालोक में फिर से रचकर हम उससे वापस खेल सकते हैं। डॉक्टर कहते हैं मैं जिस क्षण यह सोच रहा था कि अब मुझे आत्मा की क्षमताओं व सीमाओं का पूर्ण ज्ञान हो जाएगा, एक माध्यम मेरे पास आकर इन गलत धारणाओं को मिटा सा देता है। मैं काफ़ी लंबे समय तक स्त्री पुरुषों से यह कहता आया था कि सभी आत्माएं जब तक अपनी औपचारिक ऊर्जा का उपयोग नहीं करती हैं, उससे पहले उनके शोक में डूबे व्यक्ति को अनियंत्रित सुबकियों से पार पाना मुश्किल होता है। लेकिन जो विकसित आत्माएं होती हैं और जिंदगी के कारण और नियम समझती हैं, उन्हें कोई भी चीज़ रोक नहीं सकती। ऐसे ही एक माध्यम के बारे में डॉक्टर कहते हैं कि उसने कहा मुझे बुरी तरह रो रहे लोगों द्वारा रोका नहीं जा सकता। मुझे अपनी पद्धति द्वारा मेरी तरंगित गूंज के साथ, उनके स्वर के साथ तालमेल स्थापित कर मस्तिष्क में गूंजना होता है। इस प्रकार मैं अपनी ऊर्जा को समानांतर बनाकर अपनी सुगंध को उनके शरीर में मिला देने का कार्य करता हूँ और वे बहुत जल्द ही कारण जाने बगैर बस रोना बंद कर देते हैं। डॉक्टर कहते हैं मैंने कुछ जानी पहचानी वस्तुओं के उपयोग के बारे में कुछ दिलचस्प कहानियाँ सुनी हैं। मैंने अक्सर सुना है कि पत्नियों से पहले अक्सर उनके पति मर जाते हैं। ऐसा बहुत से केस में होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पुरुष सांत्वना देने में ज़्यादा कुशल होते हैं, क्योंकि उन्हें राहत देने के ज़्यादा अवसर मिलते हैं। ऐसा ही एक अगले केस में डॉक्टर पूछते हैं कि अपनी मृत्यु की ठीक बाद जब तुम यह देखते हो कि तुम्हारे प्रयासों का उनके शरीर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो तुम क्या करते हो? माध्यम कहता है जब मैंने यह पाया कि मेरी पत्नी हेलेन पर मेरे प्रत्यक्ष तरीके का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो मैं अंत में परिचित घरेलू वस्तु का उपयोग करता हूँ। घरेलू वस्तु जैसे जानवर, कुत्ते या बिल्ली? तो माध्यम कहती है उनको तो मैं पहले ही उपयोग कर चुका था, लेकिन इस बार नहीं। अब मैंने खुद के लिए किसी महत्वपूर्ण वस्तु को चुनने का फैसला लिया, जिसके बारे में मेरी पत्नी जानती थी कि वह पूर्णतः निजी है, हमारी प्राइवेट बात है। मैंने अपनी अंगूठी को चुना। यहाँ उसने बताया कि वह फिरोजा जड़ी एक भारतीय डिज़ाइन की एक बड़ी सी अंगूठी पहना करता था। वो और उसकी पत्नी आग के पास बैठकर अपने दिनों के बारे में बातें किया करते थे और इसी दौरान उसकी आदत थी कि वह नग को रगड़ता रहता था। उसकी पत्नी अक्सर फिरोजे को नीचे धातु तक रगड़ने का मजाक उड़ाया करती थी। हेलेन ने एक बार उसे याद दिलाया था
कि जिस रात वे मिले थे उसी वक्त उसने उसकी व्यग्रता भरी इस आदत को पहचान लिया था। फिर डॉक्टर कहते हैं, अच्छा मैं समझ गया इस अंगूठी का तुम्हारे लिए क्या महत्व है, लेकिन यह बताओ कि एक आत्मा के रूप में तुम उसका क्या करते हो। यहाँ माध्यम कहता है, ऐसी वस्तुओं के इस्तेमाल के लिए मुझे उस समय का इंतज़ार करना पड़ता है जब तक कि सब शांत नहीं हो जाता। मेरे मरने के 3 सप्ताह के बाद हेलन ने आग जलाई और आंसू भरी आंखों के साथ उसमें देखने लगी। तब मैंने अपनी ऊर्जा को उस आग के अंदर समेटना शुरू किया और उस आग का उपयोग मैंने गर्माहट के रूप में किया। अब मैं उसके दिमाग में ये बात डालता हूँ कि वो उस मेज तक जाए जहाँ पे वो अंगूठी रखी है। मेरे मार्गदर्शन में वह धीरे धीरे खड़ी होती है, इसकी वजह जाने बगैर, और वह ऐसे चलती है जैसे मानो नींद में चल रही हो, और फिर मेज के खाने को खोलती है। चूँकि मेरी अंगूठी बक्से में रखी है, इस कारण मैं अपनी ऊर्जा को उसके मन से डिब्बे के ढक्कन तक आगे पीछे घुमाता हूँ। हेलन डिब्बे को खोलकर मेरी अंगूठी बाहर निकाल अपने बाएं हाथ में लेती है, और तब मैं समझ जाता हूँ कि वो मेरा इशारा समझ चुकी है, क्योंकि उस अंगूठी में अभी भी मेरी कुछ ऊर्जा है। उसे मेरा संकेत इस तरह मिल जाता है, और अभी हेलन मुस्कुरा रही है और कह रही है, थैंक यू, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे साथ हो। अब मैं और ज़्यादा मजबूत रहने की कोशिश करूँगी। डॉक्टर कहते हैं, मैं अपने प्रियजन के वियोग में भयंकर रूप से व्यथित किसी भी स्त्री पुरुष को वही सब करने के लिए प्रोत्साहन देता हूँ जो अतीन्द्रिय शक्ति वाला व्यक्ति किसी खोए हुए व्यक्ति को खोजने के लिए करता है। अब आत्मालोक सिधारे व्यक्ति से संबंधित उसका कोई गहना, कोई कपड़ा या कोई भी चीज़ ले लें, फिर उसे किसी ऐसे स्थान पर लेकर खड़े हो जाएं जिससे आप दोनों भली भांति परिचित हों। अब शांत होकर अपने मन से व्यर्थ के विचारों को निकालते हुए उसके द्वार खोल दें। इसके बाद डॉक्टर एक शरीर मुक्त आत्मा की एक प्यारी सी कहानी सुनाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि मेरी पत्नी ट्यूमर संबंधी रोगों की नर्स है, और चूंकि वह अस्पताल में कीमोथेरेपी भी करती है, इस कारण वहाँ के कर्मचारियों के संपर्क में रहती है। इनमें से कुछ स्त्रियाँ उनकी अच्छी दोस्त हैं और वे नियमित रूप से एक सहायता समूह में मिला करती हैं। इन सदस्यों में से एक महिला अपने पति के कैंसर से मर जाने के कारण विधवा हो गई। उसके पति को बैंड के साथ नाचने का बहुत शौक था, और इसी कारण वे दोनों पति पत्नी ऐसे बैंड वाले जुलूसों में जाया करते थे। इसी प्रकार एक ग्रुप में मेरी पत्नी और वो लेडी और कुछ उनके दोस्त बैठे और इन सिद्धांतों पर बातें कर रहे थे कि किस तरह दिवंगत आत्माएं अपने प्रियजनों तक सांत्वना देने के लिए आती हैं। तब हताशा में उस विधवा ने कहा कि जब मेरे पति ने ऐसा क्यों नहीं किया, उन्होंने किसी भी रूप में मुझे एहसास क्यों नहीं दिलाया। तभी अचानक से एक मेज़ पे रखा संगीत का बाजा इन द मूड नामक ग्लेन मिलर के गाने को बजाने लगा। अचानक चौंकाने वाली सी शांति छा गई, और फिर एक भारी वाली हंसी। उस विधवा के मुंह से बस इतना ही निकला, ये बाजा लगभग 2 सालों से अनछुआ पड़ा था, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे उनका संदेश मिल चुका है। प्रकाश ऊर्जा में विद्युत चुंबकीय ऊर्जा की कुछ विशेषताएं होती हैं, इसी कारण वह वस्तुओं के साथ रहस्यात्मक रूप से काम करती है। अगला है स्वप्न द्वारा पहचान। सपने के जरिए भी आत्मालोक सिधारी आत्मा अपने प्रियजन से मिलने के लिए आती है। वैसे जब हम नींद की अवस्था में होते हैं तब हमारे चेतन मन को अति संतप्त करने वाला शोक और विचारों के रूप में अस्थायी रूप से बाहर निकाल दिया जाता है। चाहे हम गहरी नींद की अवस्था में हों तो भी हमारा अवचेतन मन ग्रहण करने के लिए ज़्यादा खुला होता है, लेकिन दुर्भाग्यवश शोक संतप्त व्यक्ति सपने में भी अक्सर अचानक जाग जाता है, और वह सपना जिसमें कोई न कोई संदेश छिपा रहता है उसे लिख लेने से पहले ही वह भूल जाता है। लेकिन ऐसा भी होता है कि नींद की अवस्था में हम जो आकृतियाँ या चिन्ह देखते हैं उसका उन वक्त में कोई अर्थ नहीं होता, या जो स्वप्न हम देखते हैं वह हमारी चाह का प्रक्षेपण होता है। सपनों के बारे में मेरा व्यावसायिक अनुभव सम्मोहन की अवस्था में मेरे माध्यमों द्वारा बताई गई बातों, देह मुक्त अवस्था में जीवित व्यक्तियों तक पहुंचने में स्वप्न का कैसे उपयोग करते हैं, इससे उपजा है। स्वप्न में दिखाई देने वाले दृश्यों का चुनाव आत्माएं बड़ी सोच समझ कर करती हैं। हाँ, सारे सपने भी गहरे नहीं होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को अपने सपनों के जरिए होने वाली घटनाओं की पहले ही सूचना मिल जाती है। इन सपनों से हमारे मन की अवस्था में बदलाव भी आ सकता है।
हमारे जीवन की सर्वाधिक तनावपूर्ण घड़ियाँ दुख की वह अवस्था होती है जिसमें हम सोचते हैं कि हमारे प्रियजन का प्यार हमेशा के लिए छिन गया, और नींद के दौरान ही हमें इस शोक से राहत मिल जाती है। हम बिस्तर पर दुखी सोने जाते हैं और जब उठते हैं तब भी पीड़ा बनी रहती है, किंतु इसके बीच की अवधि एक पहेली जैसी है। बहुत सी सुबह हमें इस हानि को सहन करने के मूल उपायों की बेहतर कल्पना दे दी जाती है। कुछ ऐसे दृश्यों के द्वारा समस्या का निराकरण करने की उभरने वाली ये आकृतियाँ हमें आगे बढ़ने का मार्ग बताती हैं। क्या यह अंतर्दृष्टि हमारे अंतर्मन के अलावा कहीं और से आती है? अगर सपना फैलकर आत्मिक रूप ले लेता है तो इसका मतलब है कि सपना बुनने वाले ने हमारी भावनात्मक व्यथा में हमारी सहायता करने के लिए प्रोत्साहक के रूप में हमसे मुलाकात की है। कई बार आत्मिक सपनों में हमारे मार्गदर्शक, शिक्षक और सभी आत्माएं शामिल होती हैं जो समस्या के समाधान में हमारी सहायता हेतु संदेश देने के लिए आती हैं। अक्सर स्वप्न में होने वाला कोई बोध अक्सर उतना ही वास्तविक होता है जितना कि जागृत अवस्था का अनुभव। यह भी देखने में आया है कि आत्मालोक में आत्माओं के लिए समय हमेशा वर्तमान रहता है, और इसमें यह तथ्य कोई महत्व नहीं रखता कि आपका प्रियजन आपके भौतिक जीवन से कितना पहले चला गया था, और वह आपको यह जताना चाहता है कि वह अभी भी वर्तमान ही सच्चाई में है। मगर प्रश्न है कि किसी भी प्रियजन की आत्मा जो आपकी सहायता करती रहती है, उसे इन सब की अंतर्दृष्टि कैसे मिलती है, और साथ ही आपके सपनों में इन बातों को कैसे स्वीकार करती है। इसी से संबंधित एक एग्जाम्पल है सिल्विया नामक एक 30 इयर्स की लड़की जो 1935 में न्यूयॉर्क शहर में निमोनिया से ग्रसित होकर आत्मालोक से धार गई। उसकी मृत्यु अचानक ही हो गई थी और वह अपनी विधवा माँ को थोड़ी सी सांत्वना देना चाहती थी। डॉक्टर पूछते हैं, क्या तुम अपनी मृत्यु के फौरन बाद आत्मालोक की ओर चल पड़ी थी? वो कहती है, जी नहीं, वास्तव में मैं अपनी माँ से विदा लेना चाहती थी। इसीलिए जब तक उसे मेरे मरने की सूचना नहीं मिल जाती मैं पृथ्वी छोड़कर नहीं जाना चाहती, और अपनी माँ के अलावा मैं एक अपने पुराने दोस्त के पास भी जाना चाहूँगी, फिल। पहले मैं उसी के पास जाऊँगी। डॉक्टर कहते हैं, ओह समझा, मतलब कि तुम उससे प्यार करती थी? बिल्कुल, मगर हमने शादी नहीं की। मैं एक बार फिर उसका स्पर्श करना चाहती हूँ। अभी वह क्योंकि गहरी नींद में है और सपना देख रहा है, इस कारण मैंने उससे संपर्क नहीं साधा है, मगर उसके लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती, क्योंकि जब तक मेरे मरने की खबर मेरी माँ के पास पहुँचती है उससे पहले ही मैं माँ के पास जाना चाहती हूँ। डॉक्टर कहते हैं, मुझे लगता है कि तुम फिल के मामले में कुछ ज़्यादा ही जल्दी दिखा रही हो। क्या तुम उचित स्वप्न चक्र का इंतज़ार नहीं कर सकती ताकि संदेश छोड़ सको? माध्यम कहती है, फिल कई वर्षों से मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। जब हम दोनों युवा थे तब मैंने फिल को हासिल किया था। वह शायद ही अब कभी मेरे बारे में सोचता होगा, और अगर मैं सपने के माध्यम से उससे मिलती हूँ तो वो मेरे संदेश को खो देगा। वैसे मेरे लिए अपनी ऊर्जा का चिन्ह छोड़ना ही पर्याप्त होगा, क्योंकि हम लोग आत्मालोक में पुनः साथ होंगे। फिर के बाद मैं अपनी माँ के पास जाऊंगी। जब वह जागृत अवस्था में होगी तब मैं पारंपरिक विचार संबंध के जरिए उन तक मैसेज पहुँचाऊँगी। वो बहुत दुखी है, उसका मेरे समीप न होने का गम उसे बुरी तरह सता रहा है। मैंने अपने विचारों को उन तक पहुंचाने की कोशिश करी, लेकिन वो प्रभावशाली नहीं रहा। उसने मुझे महसूस ही नहीं किया कि मैं उसके पास हूँ। अब मैं सपने का सहारा लूँगी। तो डॉक्टर पूछते हैं कि सिल्विया, ये बताओ कि तुम अपनी माँ के किसी सपने को चुनोगी या अपना खुद का कोई सपना बनोगी? माध्यम कहती है, अभी मैं सपनों को रचने में इतनी दक्ष नहीं हो पाई हूँ, इसीलिए उसका कोई सपना चुनना ही मेरे लिए आसान रहेगा। फिर मैं उस सपने में प्रवेश कर जाऊंगी ताकि स्वाभाविक संपर्क का प्रभाव उत्पन्न हो सके। मैं उसे सपने में यह बताना चाहती हूँ कि स्पष्ट रूप से मैं ही सपने में हूँ। यह माध्यम अपनी माँ के सपने देख रही होती है और वो कहती है कि पहले कुछ सपने ठीक नहीं जचते, एक बेतुकी बातों का तालमेल सा है। यह दूसरे जीवन का एक अंश है, लेकिन इसमें मैं नहीं हूँ। और अब वह सपना देख रही है कि वह मेरे घर के आसपास के खेतों में टहल रही है। इस सपने में शोक नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि मैं अभी तक उसके लिए मरी नहीं हूँ। डॉक्टर कहते हैं, सिल्विया, अगर इसमें तुम नहीं हो तो ऐसे सपने का फ़ायदा क्या? माध्यम कहती है, सुनो, क्या तुम
यह नहीं देख रहे हो कि कितने सहज रूप में मैं इसमें प्रवेश कर रही हूँ? मतलब कि खुद सपने में शामिल होने के लिए तुम उस दृश्य में फेरबदल कर सकती हो। हाँ जी, मैं अपनी ऊर्जा के रूप को अपनी माँ के विचारों जैसा बनाकर खेत के दूसरे कोने से सपने में प्रवेश कर रही हूँ, और मैंने अपनी छवि वैसी ही बना ली है जैसी कि उसने पिछली बार देखी थी। मैं धीरे धीरे खेत के उस पार से आ रही हूँ ताकि वह मेरी उपस्थिति का एहसास कर सके। मैं अपने हाथ हिलाकर मुस्कुराती हूँ और उसके पास जा रही हूँ। हम दोनों एक दूसरे को गले लगा रहे हैं और अब मैं उसके सोते शरीर में पुनर्शक्तिमान करने वाली ऊर्जा की तरंगें प्रवेश करा रही हूँ। मगर इनका तुम्हारी माँ पर क्या इफ़ेक्ट होगा? मैं ये चाहती हूँ कि यह सपना उसको जागने तक याद रहे, इसीलिए इस दृश्य को मैं इतना सचेतन बना देना चाहती हूँ, उच्चतम स्तर का बना देना चाहती हूँ। तुम्हें यह विश्वास कैसे है कि वह यह नहीं सोचेगी कि वह सपना तुम्हारे प्रति उसकी चाहत का सिर्फ एक प्रतिरूप है और फिर वह उसे झूठ मान लेगी? यह माध्यम कहती है, इस प्रकार के स्पष्ट सपनों का प्रभाव बहुत गहरा होता है। जब मेरी माँ नींद से जागेगी तो उसके मन में प्राकृतिक सौंदर्य की छवि अत्यंत स्पष्ट होगी, और जब वह मुझे भी देखेगी तो समझ जाएगी कि मैं उसके साथ हूँ। वह जानती है कि कुछ समय के लिए यह याददाश्त इतनी वास्तविक लगती है जैसे सही में हो। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मैं अगले कुछ दिनों तक लगातार अपनी ऊर्जा की तरंगें उसकी ओर भेजती रहूँगी, जब तक कि वह यह स्वीकार न कर ले कि मैं जा चुकी हूँ। मैं उसे यह विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि अभी भी उसका एक मैं भाग हूँ और हमेशा रहूँगी। अगर हम अब फिल की निद्रा अवस्था की बात करें तो यह स्पष्ट है कि सिल्विया की यह इच्छा नहीं थी कि वह वहाँ ज़्यादा समय रुककर अपनी अनुभूतियों को उसके सबकॉन्शियस माइंड में डाले। ये देखा गया कि मस्तिष्क की गहरी डेल्टा अवस्थाओं में सपने नहीं दिखाई देते हैं, जब आँखों की तीव्र हलचल नहीं होती है, जब बहुत हल्की नींद होती है। इस कारण उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति में सपनों की ज़्यादा सक्रिय अवस्था रहती है। डॉक्टर कहते हैं, सपनों को बुनने वाली आत्माएं जिनके संपर्क में मैं आ चुका हूँ, वो दो प्रमुख अंतर के साथ सपनों को मन में बैठाती हैं। पहला, सपनों में फेरबदल करके, दूसरा सपनों की खुद उत्पत्ति करके। सपनों में फेरबदल करने की इस प्रक्रिया में कोई भी आत्मा किसी सोए हुए व्यक्ति के मन में प्रवेश करती है और वह जो स्वप्न देख रहा होता है उसमें आंशिक रूप से थोड़ा फेरबदल करती है, जैसा कि हमने इस केस में देखा। इस पद्धति को मैं इस प्रकार भी कहूँगा कि इसमें आत्मा स्वयं को चल रहे नाटक की दो पंक्तियों के बीच में ले जाती है, जिससे सपना देखने वाले को आभास तक नहीं हो पाता कि दृश्य के साथ कोई छेड़छाड़ हुई है। सिल्विया अपनी माँ के साथ कुछ ऐसा ही कर रही थी। वह उचित प्रकार के चलते सपने का इंतजार कर रही थी ताकि सहजता के साथ उसमें शामिल हो सके। यह तरीका चाहे कितना भी कठिन लगे, किंतु मेरे लिए स्पष्ट रूप से दूसरा तरीका ज़्यादा कठिन है। दूसरा है सपने की उत्पत्ति करना। इस प्रकार के मामलों में आत्मा के लिए यह ज़रूरी होता है कि वह एक नए सपने की रूपरेखा खींचकर उसमें छवियों की अच्छी खासी अपनी एनर्जी यूज़ करे और अपने उद्देश्य के उपयुक्त बनाए। स्वप्न देखने वाले व्यक्ति के मन में दृश्य की रचना या फेर बदल कर अपने वांछित मकसद को बताना होता है। मैं इस कार्य को सेवा व प्यार के काम के रूप में लेता हूँ। अगर किसी सपने को बड़ी निपुणता के साथ मन में रोपित कर उद्देश्यपूर्ण नहीं बनाया जाता है तो व्यक्ति सपना तो देख लेता है, मगर जब सुबह नींद से उठता है तो उसे उस सपने के कुछ अंश मात्र ही याद रहते हैं या फिर याद नहीं रहते हैं। सपनों की उत्पत्ति के चिकित्सीय उपयोग को दर्शाने के लिए हमने स्तर 5 की आत्मा का केस यहाँ बताया है। पिछले जीवन में उसका बड नाम था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 की लड़ाई में वह मारा गया था। इस मामले में सपना देखने वाला व्यक्ति वॉल्ट नामक व्यक्ति है और वह बड का बड़ा भाई है। बड सपने बुनने में अत्यंत दक्ष है, इसीलिए युद्ध में अपनी मृत्यु के पश्चात जब वह आत्मालोक में अपने घर वापस आया तो वॉल्ट को दिलासा देने के लिए प्रभावशाली माध्यम की तैयारी में जुट गया। यह मामला उन अनेक केस में से एक है जो मुझे सपना बुनने वाली आत्माओं द्वारा सोए हुए व्यक्तियों के साथ उपयोग में लाई जाने वाली इस पद्धति का महत्व बताता है। यहाँ माध्यम अपने आप को आत्मालोक में देखता है और डॉक्टर पूछते हैं कि आत्मालोक में पहुँचने के बाद तुम अपने भाई की पीड़ा को दूर कैसे करोगे। यह माध्यम कहता है ये बहुत नाजुक मामला है क्योंकि मैं वॉल्ट के एक हमशक्ल के साथ हूँ। जैसा कि हमने पहले बताया था कि जब हम यहाँ अर्थ पे जन्म लेते हैं तो हमारा एक हिस्सा आत्मालोक में रह जाता है और जिसे इस केस में माध्यम वॉल्ट का हमशक्ल कह रहा है।
डॉक्टर कहते हैं शायद तुम्हारा आशय वॉल्ट के उस ऊर्जा समूह के दूसरे भाग से है जो उसके पिछले जन्म के समय यहीं रह गया था। जी हाँ, वॉल्ट और मैं एक ही आत्मिक समूह में है। वो मेरा सोलमेट है। मैं यहाँ पर उसकी विभाजित ऊर्जा के साथ जुड़ा हूँ ताकि भूलोक पर वॉल्ट की रोशनी के साथ घनिष्ठ रूप से संपर्क स्थापित कर सकूँ। क्या इस क्रिया प्रणाली को और ढंग से समझा सकोगे? माध्यम कहता है जहाँ पर शेष ऊर्जा स्थित है मैं उसके समीप ही तैर रहा हूँ और कुछ समय के लिए मैं उसमें विलीन हो जाऊँगा। इससे मुझे वॉल्ट की ऊर्जा की सही रिकॉर्डिंग लेने में सुविधा रहेगी। वैसे हम लोगों के बीच पहले से ही टेलीपैथिक संबंध है, मगर मैं चाहता हूँ कि जब मैं उसके समीप जाऊँ तो मेरा उसके साथ काफ़ी निकट का संबंध हो। मैं उसका सपना बुनने जा रहा हूँ। यहाँ डॉक्टर पूछते हैं कि तुम्हारे स्थान पर स्वयं वॉल्ट का अपना आधा हिस्सा उसे संपर्क स्थापित क्यों नहीं कर सकता? वो ये काम नहीं कर सकता। यह स्वयं से बोलने जैसा ज़्यादा होगा, कुछ भी नहीं है और इसका कोई प्रभाव पड़ ही नहीं सकता। विशेषकर नींद के दौरान यह तो पूरी तरह असफल है। यह तो बिल्कुल ऐसा ही लगेगा जैसे खुद से बातें करने जैसा। डॉक्टर कहते हैं चलो ठीक है, लेकिन अब जैसे कि तुम्हारे पास वॉल्ट की ऊर्जा की सटीक रिकॉर्डिंग है तो तुम उसके नींद में शरीर के पास जाओगे, तब क्या होगा? वह रात भर बिस्तर में करवटें बदलता रहता है और मेरे जाने के कारण बेहद दुखी है। मुझे दो सपनों के बीच में काम करना सिखाया हुआ है क्योंकि वह ऊर्जा स्वयं ऊर्जा का यह स्थानांतरण बखूबी करता है। तो क्या तुम सपनों के बीच में जाओगे? जी हाँ, इसीलिए मैं दो सपनों के बीच में से अपना संदेश छोड़ूंगा। लेकिन मेरे पास चूंकि वॉल्ट की ऊर्जा की सही रिकॉर्डिंग है, इसीलिए मैं उसके मन में आसानी से घुसकर अपनी ऊर्जा फैला सकता हूँ। मेरे वहाँ पहुँचने के बाद पहले दो सपनों के विपरीत तीसरा सपना विलंबित प्रक्रिया के रूप में दिखाई देगा और वॉल्ट हम दोनों को पुनः उस बाहरी वातावरण में एक साथ देख सकेगा, जिसे वह आत्मालोक के वातावरण के रूप में नहीं पहचानेगा, किंतु आकर्षक स्मृतियाँ उसे प्रोत्साहन देने लगेंगी। तिब्बती रहस्यवाद जैसी कुछ सभ्यताएं आत्मालोक के आत्मालोक को लगभग एक भौतिक स्वर्ग जैसा मानती हैं, जो कि सपनों का एक नैसर्गिक भाग माना जाता है। डॉक्टर पूछते हैं तो तुम्हारे द्वारा रचे गए सपने कौन कौन से थे? वॉल्ट वैसे तो मुझसे 3 साल बड़ा है, लेकिन फिर भी हम उम्र लड़कों की भांति मिलजुल कर आपस में खेला करते थे। मगर ये स्थिति तब बदली जब वह 13 साल का था। इसका मतलब यह नहीं है कि अब हम भाई के रूप में घनिष्ठ नहीं थे, बल्कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपने हम उम्र लड़कों का एक क्लब बना लिया था और मुझे उसे अलग कर दिया गया था। तभी एक दिन वॉल्ट और उसके दोस्त हमारे फॉर्म में एक तालाब के पास एक बड़े से पेड़ की शाखा पर रस्सी बांधकर झूला झूल रहे थे। मैं पास में खड़ा उन्हें देख रहा था। दूसरे लड़के जो पहले झूल चुके थे वो पानी में खेल रहे थे। तभी वॉल्ट ने बहुत ऊंची पींग लगाई और उसका मस्तक एक दूसरी शाखा के साथ बहुत जोर से टकराया, जिसके बाद वह तालाब में जा गिरा। उसके बाकी साथियों ने उसे गिरते नहीं देखा था। वह सहायता के लिए चीख रहा था। मैंने तब तालाब में छलांग लगा दी और उसका सर पकड़कर ऊपर कर दिया। किनारे पर वॉल्ट ने मेरी तरफ अचंभे के साथ देखा और कहा, जान बचाने के लिए शुक्रिया मेरे दोस्त। मेरा विचार था कि इस सहायता के बदले वह मुझे अपने क्लब में शामिल कर लेगा, मगर उसके कुछ सप्ताह के बाद जब वे सॉफ्टबॉल खेल रहे थे, उन्होंने मुझे खेल में शामिल करने से मना कर दिया। जब वॉल्ट ने भी मेरी तरफदारी नहीं की तो मैं स्वयं को बहुत छला सा महसूस करने लगा। खेल के दौरान तभी गेंद झाड़ियों में जा गिरी और वे उसे ढूंढ नहीं पाए थे। उसी शाम को वो गेंद मुझे मिल गई और उसे मैंने पशुओं के बाड़े में छिपा दिया। हम लोग चूँकि गरीब लड़के थे, इस कारण उनका खेलना तब तक बंद रहा था जब तक कि एक लड़के को जन्मदिन के तोहफे के रूप में नई गेंद नहीं मिल गई थी। अब मैं सपने के माध्यम से उसे दो चीज़ दिखाना चाहता हूँ। मैं चाहता था कि मेरा भाई मुझे रोता हुआ और तालाब के किनारे अपने खून रिश्ते मस्तक को मेरी गोद में देखे, और साथ ही वे भी याद करें जो हमने सांस की तकलीफ़ ख़त्म हो जाने पर एक दूसरे को कही थी। सॉफ्टबॉल के खेल का जब दूसरा सपना ख़त्म हुआ तो उस सपने में मैंने एक ट्रेलर जोड़ दिया, जिसमें मैं उसे बाड़े में ले जाता हूँ जहाँ मैंने गेंद छिपाई थी, जहाँ मैंने वॉल्ट से कहा था कि मैं उसे हर उस गलती के लिए क्षमा कर रहा हूँ जो उसने साथ साथ रहने के दौरान की थी। मैं यह भी चाहता था कि वह इस बात को जान जाए कि मैं हमेशा उसके साथ रहूँगा और हमें एक दूसरे के लिए जो प्यार है वो कभी नहीं मरेगा। वह इन सब बातों को तब जान जाएगा जब पुरानी बाड़ी में गेंद को खोजने के लिए जाएगा।
नींद से जागने के बाद वह गेंद की उस जगह को जब तक याद रखेगा तब तक यह ज़रूरी नहीं होगा। वॉल्ट को याद है कि मैंने उसके मन में क्या रोपित किया है। हमारे पुराने बाड़े में वापस जाकर गेंद को ढूंढने से उसे 2 संदेश एक साथ मिल जाएंगे। इससे वॉल्ट को मेरी मृत्यु के बारे में ज़रा सी शांति मिलेगी। सपनों की प्रतीकात्मक मन में विभिन्न स्तरों पर गतिमान रहती है, जिसमें से कुछ प्रतीक तो अमूर्त होते हैं और शेष भावनात्मक। ये कहानी 2 भाइयों के प्यार को दिखाती है, उनकी यादों को दिखाती है। इस तरह बर्ड ने छिपी हुई गेंद के माध्यम से यह बता दिया था कि वह मौजूद है। इस तरह आत्मा लोग चली गई आत्माएं अपने पीछे रह गए प्रियजनों के मन में थोड़ी ही सही शांति पहुंचाने की कोशिश करती हैं और उसके लिए वो बहुत मेहनत करती हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि हम उनका उस प्रक्रिया में सहयोग करें और कम से कम उस दुख को रिलीज़ करने की कोशिश करें और इस सच को जान जाएं कि कोई भी कभी अलग नहीं होता है, प्यार कभी नहीं मरता है।